हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो आज आप लोगों के सामने मैं कुछ ऐसी चीज़ें लेके आने वाली हूं, कुछ ऐसी चीज़ें दिखाने वाली हूं जिसे देख के शायद आप लोगों के भी दिल में एक थोड़ी सी कुछ चीज़ें, कुछ फीलिंग्स डेवलप हों, क्योंकि हर गलती की माफ़ी होती है। और जब इंसान सामने से अपनी किसी गलती को एक्सेप्ट करे और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग रहा है, तो यहाँ से उस इंसान का नेचर, बिहेवियर हमें पता चलता है कि वो कितना घमंडी है और वो कितना डाउन टू अर्थ है। बीते दिनों, आज से 2 दिन पहले एक वीडियो मैंने बनाई थी, और वो वीडियो क्यों बनाई थी वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो 2 दिन पहले सरिता जेठू जी ने एक वीडियो लेके आया था, जिस वीडियो के माध्यम से उन्होंने एक कॉल रिकॉर्डिंग दिखाई थी हमारे सामने, सुनाई थी हमारे सामने, वो भी तब जब उनके ऊपर ब्लैकमेलिंग का एलिगेशन लगा दिया गया था। अब ये एलिगेशन सचिन द्वारा लगाया गया था, और कहीं ना कहीं सचिन को भी शायद इस बारे में पता ही नहीं था कि जिन्होंने ये एलिगेशन उनके थ्रू लगवा दिया है वो खुद ही झूठ बोल रहे हैं। तो यहाँ पे सचिन जी की भी गलती मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि उनको जितनी बात बताई वो हमने भी सुनी, क्योंकि उन्होंने कैमरा ऑन करके लाइव बात करी थी फ़ोन पे, और फ़ोन पे उस बंदी ने वहाँ पे यही बोला था कि हमें ऐसे ऐसे केस वापस लेने का झांसा देने के बदले में वो रिकॉर्डिंग्स मांगी गई, मामा जी ने मांगी और मामा जी के द्वारा वहाँ तक पहुँची। तो उसके बाद अलग लेवल पे वीडियोस बनने लगी। मैंने खुद ने ब्लैकमेलिंग के ऊपर वीडियो बनाई थी कि अच्छा नहीं लगा कि तुम किसी को गिराने के लिए, सबूत इकट्ठे करने के लिए किसी को इतना मजबूर कर रहे हो कि उसको केस का हवाला देके आप सबूत कलेक्ट कर रहे हो, क्योंकि उस वीडियो रिकॉर्डिंग में, उस वीडियो में, उस व्लॉग में सचिन जी ने वही दिखाया था। लेकिन बोलते हैं ना कि हर कहानी के 2 पहलू होते हैं, और हमारा रिएक्शन चैनल होने के नाते हमें दोनों पहलुओं को प्रॉपर देखना भी पड़ता है। बहुत से लोग ये भी कह रहे थे कि आप किसी एक को सपोर्ट करो जो आपका फेवरेट है। तो अगर मैं अपने फेवरेट को सपोर्ट करने लग गई तो फिर ये रिएक्शन चैनल किसी काम का नहीं रह जाएगा, फिर तो ये सपोर्टिंग का चैनल बन जाएगा, सपोर्टर्स का चैनल बन जाएगा, जो मैं नहीं चाहती, है ना। मैं किसी की सपोर्टर यहाँ पे नहीं हूँ। मैं यहाँ पे जब काम करती हूँ, इस जगह पे बैठती हूँ, आप लोगों से बात करती हूँ, तो ऑडियंस की भी मेरे ऊपर एक विश्वास होता है, जिस विश्वास को मैं तोड़ नहीं सकती कि ऑडियंस मेरे से इस चीज़ से नाराज़ हो जाए या मेरे पे भरोसा तोड़ दे कि मैं अपने फेवरेट के हिसाब से यहाँ पे रिएक्शन दे रही हूँ। जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं मैं वहाँ पे भी अपनी आंखें बंद कर रही हूँ, तो ये चीज़ें मुझसे नहीं होंगी। तो जब ब्लैकमेल वाला सीन सचिन जी की वीडियो पे सुना, मैंने उस पर वीडियो बनाई कि ब्लैकमेल कोई कैसे किसी को कर सकता है। लेकिन जब उसके जवाब में वहाँ से सरिता जी का वीडियो आया और हमें ये ट्रांसपेरेंसी मिल गई कि ब्लैकमेल जैसी कोई भी कॉन्वर्जेशन तो हुई ही नहीं थी, किसी मामा द्वारा वो वीडियो तो भिजवाई ही नहीं थी। इनफैक्ट वो सारी रिकॉर्डिंग्स, वो सारे चैट्स खुद डायरेक्ट उसी बंदी ने जिसने रिकॉर्ड करे उसने ही दिया। वो पूरी रिकॉर्डिंग सरिता जी के चैनल पे आज भी पड़ी हुई है, आप जाके सबूत के तौर पे देख सकते हो। मैं चाहती तो वो यहाँ पे चला सकती थी, लेकिन मैं वो चीज़ें नहीं चलाऊँगी क्योंकि मुझे उन चीज़ों की अथॉरिटी नहीं है। तो आप वहाँ पर जाके देखना। तो जब वो वीडियो मैंने देखा तो मेरे को ये समझ में आ गया कि ब्लैकमेलिंग जैसा कोई भी सीन यहाँ पे हुआ ही नहीं था, और जो बंदी ब्लैकमेलिंग का मुद्दा यहाँ पे बना रही है वो तो खुद सारी रिकॉर्डिंग, सारे चैट्स इधर से उधर आदान प्रदान कर रही है अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। तो उसके बाद मैंने वो वीडियो बनाया जहाँ पे मैंने जो वीडियो मैंने एक दिन पहले बनाया था कि ब्लैकमेल, उस चीज़ को मैंने यहाँ पे मना किया कि ब्लैकमेल जैसी कोई चीज़ नहीं हुई थी, क्योंकि हम यहाँ पे सबूतों के बेस पे बात करेंगे और सिर्फ उसी मुद्दे पे बात करेंगे जो एग्जैक्टली पॉइंट उठाया गया। और कल की, परसों की वीडियो में खुद सचिन जी ने भी ये बात बोल दी कि ठीक है, मानते हैं कि इनकी डायरेक्ट बात हुई थी, उन्होंने खुद इस चीज़ को एडमिट किया। अब जब मैंने वो रिएक्शन दिया था तो उस दिन उस रिएक्शन वीडियो पे सरिता जी का मेरे पास कमेंट आया, वो कमेंट भी मैं आपको लगा दूंगी। और वो कमेंट पे मैं इसीलिए बात करना चाह रही हूँ क्योंकि इन्हीं में से 1-2 कमेंट थे जो लास्ट वीडियो में सचिन जी ने पिन किया हुआ था। तो वहाँ पे सरिता जी ने आके वो वीडियो पहले तो मेरी देखी होगी, उसके बाद उन्होंने लिखा, थैंक यू सो मच मैम, इंसान को समझने और लोगों को समझाने के लिए मैं और मेरा पति बहुत परेशान चल रहे हैं इनकी वजह से, बस मेरा पति कभी खुद को कमज़ोर दिखा नहीं सकता, थैंक यू सो मच। तो साथ में बहुत सारे रोने वाले इमोजीज थे और साथ में हाथ जोड़ने वाला एक इमोशन था। मैं कभी भी नहीं चाहती कि दुनिया में कभी भी किसी को मेरे आगे हाथ जोड़ना पड़े। मैं अपने आप को इतना बड़ा नहीं समझती। मैं बस ये बोलूँगी कि जब भी हाथ जोड़ो तो सिर्फ ऊपर वाले के आगे जोड़ो, और इंसान की इतनी औकात नहीं है, और वो भी जो हमसे बड़े हों वो हमारे आगे हाथ जोड़ें, तो ये मैं अपने लिए गलत समझती हूँ कि ना मैं इस लायक हूँ, ना मैं कभी चाहूँगी कि मुझसे जो बड़े हैं वो मेरे आगे हाथ जोड़ें। लेकिन उनके इन कमेंट के बाद
मुझे ये लगा कि इनका इस समय इमोशनल ब्रेकडाउन हो रहा है। रीज़न बिहाइंड कि उन्होंने वहाँ पे प्रूफ्स के तौर पे प्रॉपर ऑडियोज़ भी चला दी, लेकिन उसके बाद भी सरिता जी के कमेंट सेक्शन में इस कदर ट्रोलिंग हुई है। मतलब एक होता है नेगेटिव कमेंट्स और एक होता है कि जो दिखाया है वो नहीं देखना है, जो चीज़ है नहीं उस चीज़ पे बात करके सामने वाले को बॉडी शेमिंग, बूढ़ा, मोटा, पतला, मतलब क्या क्या कमेंट नहीं करे थे। इतने वाहियात कमेंट करे कि उन कमेंट करने की वजह से उनको अपना कमेंट सेक्शन ऑफ करना पड़ा। मैं हमेशा से ट्रोलिंग के ख़िलाफ़ रहती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई किसी को इस कदर इस तरीके से ट्रोल करे कि सामने वाला बंदा इतना मजबूर हो जाए कि उसको दूसरे के आगे हाथ जोड़ना पड़े, है ना। आज कोई इन्फ्लुएंसर, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो एक जाना माना चेहरा है, वो आगे हाथ जोड़ रहा है। मुझे ये चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, बुरी लगी। और रीज़न क्यों? क्योंकि उन्होंने सच दिखाया, लेकिन उस सच को एक्सेप्ट करने की बजाय वो फेक आईडीज़ या ये बोलिए कौन वो लोग जो इस कदर ट्रोल करते हैं, मोटा, पतला, काला, गोरा, मतलब इससे आगे भी लाइफ में बढ़ो, इससे आगे भी लाइफ में बढ़ो। सोशल मीडिया पे काम करने वाले से यूट्यूब कभी ये नहीं पूछता कि आपका वेट कितना है, आपकी हाइट कितनी है, आपका कॉम्प्लेक्शन क्या है, ये कभी नहीं पूछता। आप कौन सी कास्ट, कौन सी क्रीड, कौन सी कम्युनिटी को बिलोंग करते हो, ये नहीं पूछता कोई भी, ठीक है। और हम ऐसे देश में रहते हैं, ऐसे हिंदुस्तान में रहते हैं जहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। हम लोग एक ही कंट्री में रह रहे हैं एक साथ हंसी खुशी, और उसके बाद यहाँ पे जो कम्युनिटी के नाम पे डिवीज़न हो रहा है, यहाँ पे रंग रूप, मोटे पतले के नाम पे जो डिवीज़न हो रहा है, इस चीज़ को मैं बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करूँगी। तो उन्होंने ये कमेंट करा, जिस कमेंट पे मुझे बुरा लगा कि यार मतलब सामने वाला बंदा ना मुझे जानता है ना पहचानता है, वो मेरे आगे हाथ जोड़ रहा है, रो रहा है ना। तो थोड़ा सा फील होता है हर किसी को, क्योंकि मैं किसी की ना हेटर ना किसी की सपोर्टर, एक न्यूट्रल ऑडियंस को फील होता है, तो वही मुझे फील हुआ। उसके बाद इन्होंने एक और कमेंट किया, वो भी रीज़न बताऊंगी कि जब इन्होंने इतना अच्छा एक कमेंट करा जिसमें हाथ भी जोड़ रही हैं, अपने इमोशंस भी कन्वे करने की कोशिश कर रही है कि मेरा पति स्ट्रॉन्ग बनता है, हंसने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। उसके बाद भी लोगों ने जो है गंदे लेवल के कमेंट करे, जिस कमेंट की वजह से वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो गई। अब सरिता जी का नेचर शायद हमारे लिए नया हो, क्योंकि हम इतना पर्सनली जानते नहीं हैं, लेकिन सरिता जी का नेचर उनके दोस्तों के लिए नया नहीं होगा, सरिता जी का नेचर उनकी ऑडियंस के लिए नया नहीं होगा। और यही रीज़न था कि इस बार सरिता जी को फ्रंट फुट पे जेठू जी ने आने ही नहीं दिया, कि वो आएंगी तो मुंह से कुछ भी बोलेंगी, फ्लो में, इमोशंस में वो कुछ भी बोल देंगी, जो बाकी उल्टा उनके ऊपर ही पड़ जाएगा। इस चीज़ को जेठू जी जानते थे, इसीलिए उन्होंने इस बार खुद से सरिता जी के बिहाफ में स्टैंड लेके बोलना, बात करना, अपना मैसेज कन्वे करना शुरू किया, क्योंकि वो थोड़ा सा सेंसिबल हैं, उन्हें कमांड है अपने शब्दों पे, अपने वर्ड्स पे, लेकिन वहीं पे अपने शब्दों पे कंट्रोल नहीं है सरिता जी का। ये उनकी ऑडियंस भी जानती होगी, और ये उनके जो फ्रेंड्स हैं, जो ग्रुप मेंबर्स हैं, वो सब जानते होंगे, क्योंकि एक टाइम पे वो ग्रुप मेंबर्स उन्हें सिंघम कहते थे, लेडी सिंघम, और उनकी इसी नेचर को अप्रिशिएट किया करते थे। उनका जो ये बोलने का नेचर है, बोलने का अंदाज़ है, जो ये दबंग तरीके से बोलते हैं, इसको अप्रिशिएट भी करते थे, राइट। तो उसके बाद जो कमेंट मैं बताती हूँ, वहाँ पे सचिन जी ने लगाया था, मैं तो किसी का दर्द भी नहीं बता सकती कि कैसे मेरे पति जो ये सब जानता ही नहीं और इन सब में कैसे फंस गए बेचारे, कमीने लोग मेरी छोटी सी बच्ची का बचपन तक खा गए, झूठे साले, हर बात में झूठ। तो यहाँ पे वो अगेन अपना एक इमोशन दिखा रही हैं। इमोशन दिखाने का तरीका उनका गलत है। ये मेरे लिए शॉकिंग होगा, क्योंकि मैं उनको पर्सनली इतना नहीं जानती। ये उन ऑडियंस के लिए शॉकिंग होगा जो शायद इतना उनको नहीं जानते, कि इन्होंने यहाँ पे दो गलत शब्दों का इस्तेमाल करा है, एक है कमीने और एक है झूठे लोग, साले। ये दो वर्ड का इन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल करा है। अब अगर ये इतनी चालाक, इतनी चंट होती, तो क्या इन्हें नहीं पता था कि अगर मैं ये शब्द लिखूंगी तो ये मेरे पे बैकफायर हो जाएगा? क्या नहीं पता था? सोचिए कि जिस औरत को यही नहीं पता कि मैं सोशल मीडिया पे कुछ बोलूँगी तो वो मेरे पे बैकफायर हो जाएगा, तो क्या वाकई में वो इतना गंदा किसी के लिए सोच सकती है? उनके इमोशंस उस समय पे जो भी आए, दर्द में थी, परेशान थी, प्रेशर में थी, नेगेटिव कमेंट्स की वजह से दुखी थी, या किस रीज़न से दुखी थी, उन्होंने आके यहाँ पे बोला, जो कि गलत बात थी। अगर कोई सेंसिबल इंसान होता तो ऐसा कमेंट कभी भी नहीं करता, लेकिन वो शायद उस समय अपने सेंस में ही नहीं थी, या इतनी ज़्यादा हाइपर थी, या इतनी ज़्यादा उनका इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ था कि वो आई और उन्होंने वो कमेंट लिख दिया। अब वो चाहती तो लिखने के बाद उस कमेंट को डिलीट भी कर सकती थी, लोगों को पता भी नहीं चलता।
डिलीट भी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने वो कमेंट डिलीट नहीं किया। जबकि उस कमेंट के बाद लोगों ने उन्हें नीचे उनके इस बिहेवियर के लिए, इन अपशब्दों के लिए उनको बोला भी कि तुम ये क्या लिख रहे हो सोशल प्लेटफॉर्म पे, ये आपका असली रूप है। उसके बाद भी उन्होंने वो कमेंट डिलीट नहीं किया, क्योंकि डिलीट करना मतलब होता कि पहले लिख गए फिर चोरी करके चले गए। तो उन्होंने वो चीज़ लिखी और उसके बाद जब मैंने उनका ये कमेंट देखा तो मैंने सोचा अगर मैं भी लोगों की तरह इन्हें बैश आउट करूँगी या इन्हें नेगेटिव वे में चीज़ें समझाऊंगी तो उन्हें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इस समय वो अपने सही स्टेट ऑफ माइंड में है ही नहीं। ऊपर से न्यूली मदर बनी है ना, छोटा बेबी है, मदर फीड पे होता है, इस समय हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं। ये एक लेडी बहुत अच्छे से जान सकती है कि जब बच्चा मदर फीड पे होता है तो बच्चे के साथ बहुत प्रेशर होता है एक माँ का। तो वो चीज़ें समझते हुए मैंने अपने अंदाज़ में अगले दिन एक वीडियो बनाया जहाँ पे मैंने अपने अंदाज़ में उनको ये चीज़ समझाने की कोशिश करी कि आपका नेचर कहीं ना कहीं आपकी इमेज ख़राब कर रहा है, और अगर आपके नेचर की वजह से आपके नियर डियर लोग आपसे दूर हो रहे हैं तो इट्स हाई टाइम कि आप अपने नेचर को सुधारो। जिन लोगों ने आपके इस नेचर को अप्रिशिएट किया था, अगर वो लोग आपके नेचर को उस समय अप्रिशिएट ना करके आपको ये रियलाइज़ करवा देते कि ये गलत शब्द हैं, ये गलत बात है, ऐसे नहीं बोलो, तो शायद आज इनके जो इतना ओपनली ये बोल पा रही हैं शायद ये नहीं बोल पाती। उस समय अपनेपन में इन्होंने बहुत कुछ बोला होगा और शायद ये कमीने वर्ड्स, ये वर्ड्स पहले भी इन्होंने यूज़ करे होंगे, लेकिन उस समय किसी को बुरा नहीं लगा होगा क्योंकि उस समय ये लोग अच्छे रिलेशन में थे। लेकिन आज रिलेशन ख़त्म हो गया है तो आज ये शब्द भी चुभ रहे हैं तीर की तरह सामने वाले को, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हुई। उसके बाद मैं देखती हूँ कि इसी कमेंट का सचिन जी ने एक वीडियो बनाया। उनका भी वहाँ से जो रिएक्शन था वो जेन्युइन था कि उन्हें भी बुरा लगा कि सोशल प्लेटफॉर्म पे वो ऐसे लिख के चले गए, कि उन्होंने ऐसे 2-3 शब्दों का इस्तेमाल किया जो उनको वहाँ पे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे लगा कि चलो दो जनों के बीच की बात कुछ और होती है, लेकिन आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ऐसा कमेंट करके चले गए। उनकी भी वीडियो को मैं गलत नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं गलत उनकी कल की वीडियो को बोलूँगी जो उन्होंने रिएक्शन चैनल वालों को बोला। उसके ऊपर मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी मैं वो बात कर चुकी हूँ, ठीक है। लेकिन सबसे अच्छी बात मैं आपको ये बताऊंगी कि 2 दिन पहले का ये वीडियो था, 2 दिन पहले का ये कमेंट था। कल पूरा दिन सरिता जी का कोई भी वीडियो नहीं आया। उन्होंने जो प्रूफ दिखाने थे, उन्होंने जो प्रूफ दिखाए वो अपनी उस वीडियो में दिखा दिए थे। उसके बाद उन्होंने कुछ भी आके सोशल प्लेटफॉर्म पे नहीं बोला, एक तरीके से अपना स्टेप बैक कर लिया। क्यों बैक करा उसका रीज़न भी उन्होंने इंस्टाग्राम पे बताया। मुझे लगातार नेगेटिव कमेंट्स से टारगेट करके सच्चाई की लड़ाई से पीछे हटवा दिया गया और शायद अब मैं आगे लड़ भी ना पाऊँ, क्योंकि जिस तरह से टारगेट करके नेगेटिव कमेंट से मुझ पर प्रेशर बनाया जाता है मेरे बस की बात ना हो। आप सब मुझे जानते हो, मैं थोड़ा लाउड शाउट या आधिकारिक भाषा में बोलने वाली हो सकती हूँ, लेकिन आप सब जानते हैं मैं घमंडी नहीं। मैं आप सब से उम्मीद और प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज़ मेरे साथ देने वालों, मेरी सच्चाई बताने वालों की वीडियोस पर पॉजिटिव कमेंट करके मेरी हिम्मत ज़रूर बनाएं। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, आपकी सरिता। एक तरीके से सरिता जी ने इस सच की लड़ाई से बैकआउट कर लिया। रीज़न ये नहीं था कि वो झूठी थी, उनके पास सीरियसली ऐसे बहुत सारे प्रूफ्स थे जिस प्रूफ्स के आधार पे वो यहाँ पे सच का सच और झूठ का झूठ साबित कर सकते थे। लेकिन जिस कदर एक माँ को, जिनका अभी छोटा सा बेबी है, उसको नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इन नेगेटिव कमेंट्स, इन ट्रोलिंग का शिकार हम सब विटनेस हैं कि हमने यहाँ पे देखा है। जब जब किसी की अत्यधिक ट्रोलिंग हुई है तब तब उस इंसान की हेल्थ, वेल्थ, हर जगह पे इसका इम्पैक्ट पड़ा है। मालती इस बात की सबूत है कि मालती के साथ भी यही ट्रोलिंग हुई थी और उस ट्रोलिंग का नतीजा ये था कि 2 दिन के अंदर उस बंदी के साथ क्या हो गया, आप सब सोशल मीडिया पे इस बात के गवाह हैं। निक्को इस बात का विटनेस है आपके सामने कि पिछले इतने दिन से जो वो ट्रोलिंग बर्दाश्त कर रही थी, हाथ जोड़ जोड़ के माफ़ी मांग रही थी, रुक जाओ, थम जाओ, नेगेटिव कमेंट्स वालों को रोकने की कोशिश कर रही थी। आज उसकी स्थिति भी आप लोगों के सामने विटनेस है। और जाने ऐसे कितने लोग होंगे जिनके साथ ट्रोलिंग की वजह से कुछ मिसहैपनिंग हो जाती हैं।
मनीषा खुद डिप्रेशन स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाती है। जब मनीषा के लिए नेगेटिविटी हुई है, चाहे उनके घर की फैमिली कंट्रोवर्सी की वजह से, तब मनीषा की हालत भी हमेशा लेडीज़ के अंदर सहन शक्ति बहुत कम होती हैं, वो इमोशनल होती है, इसलिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें दिल पे ले लेती हैं। और हर लेडी का अपना इमोशन दिखाने का एक तरीका होता है, हर कोई अलग अलग तरीके से दिखाती है। कोई फाइट करके दिखाती है कि नहीं मैं स्ट्रांग हूँ, कोई रो के दिखाती है, मतलब सबके अपने अपने तरीके होते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे उन्होंने इंस्टाग्राम पे ये मैसेज तो दे दिया कि मैं अपनी सच की लड़ाई को यहीं ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि मैं नेगेटिविटी को इतना हैंडल और डील नहीं कर सकती। उसके अलावा मैंने जब रात को एक मैसेज और पढ़ा, वो मेरी खुद की वीडियो के नीचे था। वो मैसेज मुझे बहुत शॉकिंग लगा और मैं सच बताऊँ तो मुझे दिल से बहुत खुशी भी हुई। मुझे ऐसा लगा कि पहली बार किसी को मेरी बात बिल्कुल कनेक्ट करी और किसी ने मेरे रिएक्शन को बिल्कुल समझने की कोशिश करी। तो मैंने सरिता जी के जिस नेचर के ऊपर, जिस बिहेवियर के ऊपर, जिन अपशब्दों के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, एक रिएक्शन दिया था, उन्होंने मेरे उस रिएक्शन को इतना पॉजिटिवली लिया कि उसका सबूत है कि कल वो मेरी वीडियो के नीचे आके एक पूरा मैसेज करके गए हैं। वो मैसेज मैं आपके लिए यहाँ पे लगा भी दूँगी, जिसमें उन्होंने लिखा है, हम सरिता जेठू दरक आप ही के चैनल के थ्रू सबसे माफ़ी मांगते हैं, लेकिन सिर्फ हमारी उस दिन की कमेंट के लिए। लेकिन ईमानदारी से कहना चाहेंगे, वो कमेंट भी कहीं ना कहीं गलत ऑडियंस की नेगेटिव कमेंट्स के प्रेशर में ही लिखी गई थी। हम सच बता रहे हैं, उस दिन हमारी सच्चाई के बावजूद हमारी वीडियो को नेगेटिव कमेंट्स के कारण हमें कमेंट्स ऑफ करने पड़ गए थे जी। और सच कहूँ तो उस दिन का आपका वो अपना वीडियो देख लीजिए, उसमें आपने सब कुछ सच बातें समझी और रखी थी, जिस कारण इमोशनल होकर हमसे यह कमेंट हो गए। लेकिन सच्चाई यही है कि जो भी कहा गया वो वाकई बुरा था। हम आप सारी ऑडियंस से सर झुकाकर माफ़ी चाहते हैं। अगर आपको हमारे इमोशन सही लगे तो प्लीज़ माफ़ी दे देना। एक बार उस दिन का इनका वो वीडियो और उस दिन का हमारा वो वीडियो आप आए कमेंट पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा। तो उन्होंने अपनी ऑडियंस से हाथ जोड़ के अपने उस कमेंट का जो उन्होंने मेरी वीडियो में किया था उसकी माफ़ी मांगी है। किसी से सोशल प्लेटफॉर्म पे, भरे प्लेटफॉर्म पे, किसी और के चैनल पे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना एक बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पे दुनिया आज की ऐसी है कि 100 गलतियाँ करने के बाद भी गलती मानना तो बहुत दूर की बात है, माफ़ी तो आप सपने में भी नहीं सोच सकते। लेकिन हमसे उम्र में बड़े होने के बावजूद मेरे चैनल पे वो कमेंट आया है और मेरे चैनल पे उस कमेंट के बाद मेरे लिए भी लोगों का एक नेगेटिव परसेप्शन सेट हो गया था, जिससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि रिएक्शन चैनल ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम कभी कभी किसी की गुड बुक्स में आते हैं, कभी कभी हम किसी की बैड बुक्स में भी आ जाते हैं। ये हमारे साथ चलता रहता है। जब हमें जो चीज़ सही लगती है, अगर हम दूसरे के अपोजिट बोलते हैं तो उसके फ़ैन फॉलोअर्स की नज़र में हम बुरे हो जाते हैं। ये हमने हर कंट्रोवर्सी के टाइम पे डील करी हुई है और हमें तो इससे पर्सनली डील करना आता है। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से सर झुका के माफ़ी मांगी, मुझे लगता है कि आप लोगों को भी उनकी उस कमेंट के लिए माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने माफ़ी मांगने का दिल अपना दिखाया है। और वो सिर्फ इस वजह से बुरा उन्हें लगा कि सच्चाई उन्होंने दिखाई, जो कि सच था कि उन्होंने ब्लैकमेल नहीं किया था। उस सच्चाई में वो किसी को सच्चा, किसी को झूठा प्रूव नहीं कर रहे थे, सिर्फ अपने आप को सही प्रूव कर रहे थे कि हमने झूठ नहीं बोला, हम सच्चे हैं। ना ही उस वीडियो में उन्होंने सचिन जी को टारगेट किया था, ना ही वो अभी सचिन जी को टारगेट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये एक प्रेशर हो जाता है जब इतने गंदे लोग कमेंट करने लगते हैं, बिना ये जाने हुए, बिना ये देखे हुए कि वीडियो में क्या दिखाया जा रहा है। छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक ड्रैग किए जाते हैं और उनको इतने अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो इंसान कुछ टाइम के लिए अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है और गुस्से में आके जो बहुत कुछ बोल देता है जो कि नहीं बोलना चाहिए। यही तो कंट्रोल सोशल मीडिया में है और यही तो चलता है कि ज़ुबान से अच्छे बनते रहो, मीठे बनते रहो, सर झुकाते रहो, प्यार से बोलते रहो, मैनिपुलेशन बात करो, तो आप दुनिया में किसी की नज़र में बुरे नहीं बनोगे। यही फंडा यहाँ पे चलता है। और मुझे लगता है कि अब जो उन्होंने उस दिन अपशब्द करे, सचिन जी तक भी ये मैसेज चला गया होगा कि उन्होंने आपके लिए जो अपशब्द बोले सोशल प्लेटफॉर्म पे, उसी सोशल प्लेटफॉर्म पे उन्होंने अब आपसे माफ़ी भी मांग ली है।
सिर्फ उन शब्दों के प्रयोग के लिए। ऑडियंस से भी माफ़ी मांग ली है। तो जैसे वो कमेंट पिन करके एक वीडियो बनाई गई थी, आई रिक्वेस्ट कि अब ये वाला कमेंट पिन करके भी एक वीडियो बनाई जाए कि जिन अब शब्दों के लिए आपने वो कमेंट पे वीडियो बनाई थी, देखिए उसकी माफ़ी भी उन्होंने उसी प्लेटफॉर्म पे, उसी चैनल पे आके हाथ जोड़ से सबसे मांग ली है और रीज़न भी बता दिया है। अब ये सोचिए कि आप दोनों एक दूसरे को नफ़रत नहीं करते हो, आप दोनों के दिल में आज भी एक दूसरे के लिए सॉफ्ट कॉर्नर और केयर है, फिर भी एक दूसरे को इतना झुका के आप लोगों को क्या मिल जाएगा। आप उनको दीदी बोलते हो, दीदी आप समझ रहे हो, दीदी माँ के बराबर होती है और आप उनके छोटे भाई हो, है ना। और एक दीदी या जीजू आप भैया बोल रहे हो, वो दोनों दीदी और भैया आज पूरे सोशल मीडिया के सामने हाथ जोड़ के किसी और के चैनल पे माफ़ी मांग रहे हैं। इससे ज़्यादा आप किसी को और कितना डाउन फील करवाना चाहते हो और कितना नीचे गिराना चाहते हो। तो जैसे उन्होंने बैकआउट कर लिया, उन्होंने सिर्फ अपना एक पॉइंट प्रूव करना था कि वो लोगों ने ब्लैकमेल नहीं किया है, जो उन्होंने प्रूव भी कर दिया और जो कहीं ना कहीं आपने भी मान लिया, है ना। तो अब आई होप एंड आई रिक्वेस्ट कि इस मुद्दे को यहीं पे रोक दिया जाए। हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बाकी आप लोगों को जो करना है, यू पीपल आर मैच्योर इनफ टू डील विद इट। बहुत मैच्योर हैं आप लोग इस चीज़ को करने के लिए। और आई थिंक कंट्रोवर्सी को झेलने के और कंट्रोवर्सी करने का आप लोगों के अंदर ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। तो हम सिर्फ अपने साइड से देखो हर वीडियो में एक पॉजिटिव नोट देने की कोशिश करते हैं। हम भले ही रिएक्शन देते हैं, बट स्टिल हम कभी ये नहीं चाहते कि दो लोग आपस में लड़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं पे मैंने बोला ना कि इसका प्रभाव म्यूचुअल ऑडियंस पे पड़ता है और उन पे पड़ता है जो दोनों को सिर्फ एक ही नज़रिए से देखते हैं। तो आप सबसे जिस प्लेटफॉर्म पे वो लोग काम करते हैं, उसी प्लेटफॉर्म पे उन्होंने ऑडियंस से माफ़ी मांगी है। और एक अच्छी ऑडियंस होने के नाते मुझे लगता है कि आप सबको किसी को एक और चांस ज़रूर देना चाहिए। इंसान गलतियों का पुतला होता है और इंसान अपनी ही गलतियों से सीखता है। मुझे नहीं पता कि किस वजह से लोगों ने उन्हें घमंडी का टैग दे दिया, लेकिन इतने 4-5 दिन की जर्नी में मैंने जो उन्हें जाना है, मैंने जितना एनालाइज़ किया है इन 3-4 दिन की जर्नी में, मुझे उनके अंदर एटीट्यूड या घमंड नहीं दिखा। जो इंसान माफ़ी मांगने की हिम्मत रखता है, अपनी गलती को एक्सेप्ट करने की हिम्मत रख सकता है, वो कभी भी घमंडी नहीं हो सकता। बाकी आप लोग जनता हैं, बेटर जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, तो धीरे धीरे और जान जाएंगे। हम भी धीरे धीरे जान रहे हैं, मैं भी धीरे धीरे जान रही हूँ और आप लोगों के साथ साथ और आगे हमें जर्नी में बहुत कुछ जानने और देखने को मिलेगा। तो ये था मेरा आज का एक रिएक्शन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ डू कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड येस, जाते जाते सिर्फ एक लाइन बोलना चाहूँगी कि माफ़ी मांगने से बड़ा माफ़ करने वाला होता है।